हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑटोमा इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। तो अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या वाला जो चैप्टर है वो अपन ने स्टार्ट कर रखा है। और यहाँ पे ऑलरेडी 6 क्लासेज अपन ने ले ली है। आज की अपनी ये 7वीं क्लास यहाँ पे रहने वाली है। अभी अपन बात करें कि लास्ट क्लास तक अपन ने देखा था कि किस प्रकार से जब अपन सम्मिश्र संख्या के बिंदु पथ की बात करते हैं तो कैसे सम्मिश्र संख्या का बिंदु पथ अपन ज्ञात करते हैं। इसके बारे में अपन ने अच्छे से लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जब अपन सम्मिश्र संख्या का मापांक अपन ले लेते हैं तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि जब वहाँ पे अपने पास असमीका देखने को मिलती है तो असमीका की क्वेश्चंस अपन किस प्रकार से सम्मिश्र संख्या की मापांक लगाने के बाद अपन हल करते हैं, ऐसा कुछ अपन ने यहाँ पे देखा था लास्ट क्लास के अंदर। कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन ने देखा भी था, डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर अपन बात करें तो उससे आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे। किस प्रकार से जब अपने पास सम्मिश्र संख्या की ज्यामिति निकल के आ रही होती है तो ज्यामिति के बारे में अपन पढ़ते हैं तो क्या कुछ सम्मिश्र संख्या की ज्यामिति के अंदर अपन को देखने को मिलता है, ऐसा कुछ अपन आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। और अभी अपन असमीका पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने असमीका यानी कि जब सम्मिश्र संख्या अपन को दी जाती है तो सम्मिश्र संख्या का मापांक अपन लेते हैं, उसके बाद में अपने पास असमीका वहाँ पे देखने को मिल रही होती है तो उसके क्वेश्चंस है वो कैसे अपन सोल्व कर रहे होते हैं उसके बारे में अपन ने कुछ क्वेश्चंस के आधार पे तो देखा था। लेकिन अभी अपन एक दो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन आज की क्लास के अंदर पहले देखेंगे और उसके बाद में अपन सम्मिश्र संख्या की जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर अपन बात कर रहे होंगे। और अलग अलग प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास निकल के आ रहे होंगे, उन पॉइंट्स को, उन रिजल्ट्स को अपन देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग रिजल्ट्स अपन को देखने को मिलते हैं। तो पहले तो अपन क्या है कि जो कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे थे लास्ट क्लास के अंदर, जैसे अपने पास इस प्रकार से एक बिंदु पथ की अपन बात करते हैं तो बिंदु पथ निकल के आ रहा होता है। उसके बाद में असमीका पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपन ने बात की थी। जब अपन सम्मिश्र संख्या का मापांक अपन ले लेते हैं तब यहाँ पे असमीका का यूज अपन कर सकते हैं सम्मिश्र संख्या के अंदर। लेकिन वैसे डायरेक्ट सम्मिश्र संख्या के अंदर अपन मापांक का यूज कभी भी नहीं करते हैं। यानी कि जेड अगर Z1 सम्मिश्र संख्या है और Z2 सम्मिश्र संख्या है तो अपन कभी भी लेस देन या फिर ग्रेटर इक्वल ऐसा कुछ अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सम्मिश्र संख्या है ये अपने आप में क्या है, इसके अंदर काल्पनिक भाग अपन को देखने को मिलता है और उस काल्पनिक भाग के होने के कारण यहाँ पे अपन असमीका के आधार पे ये नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। तो इस प्रकार से जब कभी भी अपन सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे असमीका का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अभी तो अपन पढ़ रहे हैं कि असमीका पर आधारित कुछ क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलेंगे तो उनको अपन कैसे सोल्व कर रहे होंगे। एक बार तो अपन बोल रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या के अंदर असमीका का प्रयोग नहीं किया जाता है और अपन को क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे सम्मिश्र संख्या होती है, यहाँ पे तो नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही सम्मिश्र संख्या का मापांक अपन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, एक रियल नंबर बन के आ जाता है अपने पास, वास्तविक संख्या अपने पास निकल जाती है। यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसका मापांक अपन लेंगे तो वहाँ पे अपने पास क्या है, एक रियल नंबर बन के निकल के आ रहा होता है। तो जैसे अपन Z1 Z2 करेंगे, इनका योग अपन करेंगे तो मापांक अपन ले लेंगे तो ये रियल नंबर बन जाएगा। इधर Z1 का मापांक करेंगे तो ये भी रियल नंबर बन जाएगा, ये भी रियल नंबर। तो यहाँ पे जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके अंदर तो असमीका का प्रयोग अपन को देखने को मिलता है, अपन ने पढ़ा है अच्छे से। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग 4 प्रकार की असमीकाएं अपन को देखने को मिलती है जब सम्मिश्र संख्याओं का मापांक अपन कर लेते हैं। फिर अपन ने देखा था कि इन्हीं के आधार पे दो अलग प्रकार की असमीकाएं अपन को देखने को मिलती है यहाँ पे इस प्रकार से। एक तो Z1 प्लस Z2 का मापांक अपन करते हैं और यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का मापांक अपन करते हैं। तो हमेशा इनका मान क्या है, लेस देन एंड इक्वल होगा। Z1 और Z2 के अलग अलग मापांक करके अपन योग कर रहे होंगे, उससे छोटा अपन को देखने को मिलेगा इसका मान। और
जब अपन Z1 और Z2 का मापांक अपन ले लेंगे और फिर उसका अंतर अपन करेंगे और फिर उसका होल मापांक यानी कि फिर से उसका मापांक अपन कर देंगे, तो उससे बड़ी वैल्यू अपन को यहाँ पे ये Z1 प्लस Z2 का मापांक देखने को मिलती है। ऐसा ही यहाँ पे अपने पास सेम चीजें निकल के आ रही होती है। तो इस प्रकार से ये इधर वाला क्या है, अधिकतम मान हो जाएगा और ये न्यूनतम मान हो जाएगा। इसके आधार पे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस की भी अपन ने बात की थी कि कैसे अपने पास अलग अलग क्वेश्चंस इस प्रकार से दे दिए जाते हैं। किसी मापांक के अंदर अपने पास क्या है, वैल्यू दे दी जाती है कि इसका मान यहाँ पे लेस देन 1 है, 2 है, ऐसा कुछ करके फिर पूछ लेगा कि Z-3 Z-4 ऐसे इनका मापांक है वो क्या होगा। तो इनके आधार पे अपन ने कैसे यहाँ पे क्या है वो दो असमीकाएं अपने पास निकल के आ रही होंगी इस प्रकार से, या फिर ये, यानी कि या तो योग करवाएगा या फिर उनका अंतर करवाएगा। तो इन्हीं के आधार पे क्या है अपन कुछ बिंदु है वो बना के अपन इनको सोल्व यहाँ पे कर रहे होंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन अपन ने देखा था। फिर अपन ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के भी यहाँ पे देखा था कि जब Z प्लस ए इसका मापांक लेस देन R होता है तब Z प्लस बी है इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो अपन ने देखा था कि इस प्रकार से यहाँ पे न्यूनतम मान तो R का मापांक माइनस बी माइनस ए का मापांक से बड़ा अपन को इसका मान देखने को मिल रहा होगा। और अधिकतम की मान अपन बात करें तो R का मापांक प्लस बी माइनस ए का मापांक इससे छोटा अपन को देखने को मिलेगा। इस प्रकार से क्या है अपन इसका आंसर डायरेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन अपन को दे दिया तो डायरेक्ट क्या है इसके आधार पे अपन इसका आंसर यहाँ पे बता देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अपन को एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। वहाँ पे अपन क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से ये डाटा है अपन को पजल्ट करके यहाँ पे बता देगा कि इस प्रकार से ऐसा कुछ है। लेकिन ज़्यादा कुछ चीज़ें अपन को नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे क्या है, जब अपन डायरेक्ट चीज़ों को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे हुए हैं पहले से और फिर इनको यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे आगे अपने पास और 2-3 क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे किस प्रकार से। तो पहले तो क्या है इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि Z का मापांक है वो 15 है और Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इसका मान क्या है 5 है। तब यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का मापांक अपन को बताना है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो अपन के पास क्या है Z1 माइनस Z2 का मापांक बताना है अपन को। तो अपन को पता है कि Z1 माइनस Z2 का मापांक अपन करते हैं तो इसका मान हमेशा क्या है लेस देन अपन को देखने को मिल रहा होता है किससे, जब इनका अलग अलग मापांक लेके अपन योग करते हैं इससे। और बड़ा अपन को देखने को मिल रहा होता है किससे, जब इनका अलग अलग मापांक अपन लेते हैं और उनका अंतर अपन निकाल लेते हैं और फिर उसका अपन होल मापांक कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है ये एक असमीका की यहाँ पे इनइक्वलिटी अपने पास बन जाती है। इसी के आधार पर अपन इसको सोल्व यहाँ पे कर रहे होंगे। अब Z1 माइनस Z2 का मापांक इसका अधिकतम और न्यूनतम मान अपन को चाहिए, तो अधिकतम तो ये हो जाएगा, न्यूनतम ये हो जाएगा। अब Z1 और Z2 है तो जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो Z1 और Z2 अलग अलग अपन को चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये Z1 है, ये Z1 का मापांक 15 अपन को दे रखा है। ये तो क्या है यहाँ पे डायरेक्ट अपने पास इससे अपन यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ ये Z2 है, ये तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ में अपन को दे रखा है। तो पहले क्या है, पहले अपन इसको यहाँ पे यहाँ से इसका यूज करके क्या है अपन यहाँ से इसका यूज करके अपन Z2 का मान निकालेंगे। कैसे अपन निकाल रहे होंगे कि यहाँ पे अपन को पता है कि Z2 बराबर अपने पास क्या है Z2 का जब अपन मापांक निकालते हैं तो Z2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं Z2 यहाँ पे ये माइनस, अब कॉमन ले लिया माइनस 3 प्लस 4 आयोटा ऐसा कुछ अपन करते हैं और फिर अपन प्लस यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा ऐसा अपन कर देते हैं इस प्रकार से और मापांक। तो ये वापस Z2 ही तो बन जाएगा, यानी कि Z2 अपन को चाहिए तो Z2 अपन ने इसके आधार पे अपन को इसको यहाँ पे व्यवस्थित करके अपन ने बना लिया कि Z2 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा ऐसा अपन करेंगे तो ये वापस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये Z2 ही तो बचेगा। तो इसका मापांक इसी के आधार पे अपन ओपन कर लेंगे। कैसे अपन कर रहे होंगे कि इसका मान, अब इसका मान क्या अपन को मैक्सिमम चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए कि इसका मान मैक्सिमम क्या हो सकता है।
तो अपन को पता है जैसे ही अपन इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, अपन इतना इतना एक अपन ले लेंगे, सॉरी इतना इतना तो अपन अलग ले लेंगे और ये अपन अलग पार्ट ले लेंगे, क्योंकि इसका मान अपन को पता है और इसका मान यहाँ पे अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही अपन अलग अलग अपन लेंगे तो क्या बन रहा होगा, ये Z2 माइनस 3 + 4 i इसका मापांक प्लस यहाँ पे क्या है 3 + 4 i, 3 + 4 i इसका मापांक बन रहा होगा। अब ये अपन को पता है लेस देन होगा। अब Z2 माइनस इसका मान तो अपन को पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है 5 है यहाँ पे, और ये प्लस। अब इसका मापांक जैसे ही करेंगे तो 3 × 9 4 × 16 9 25, फिर उसका रूट अपन निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये लेस देन केवल क्या है 10, क्योंकि 5 5 + 10 ये हो जाएगा। अब Z2 का मापांक अपन को पता है और Z1 का मापांक अपन को पता है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट क्या है अपन लगा लेंगे इसका फॉर्मूला। किस प्रकार से कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अपन कर रहे होंगे तो अपन को पता है कि Z1 माइनस Z2 ये क्या है लेस देन होगा किससे, Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। अब Z1 का मापांक क्या है 15 है इस प्रकार से, प्लस और Z2 का मापांक 10 अपन ने निकाल लिया। और इधर क्या है, इधर अपन अलग अलग अपन कर रहे होंगे, अलग अलग अपन जैसे ही करेंगे तो Z1 का मापांक अपने पास क्या निकल के आ रहा है 15 आ रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे 15। फिर क्या है Z2 का मापांक की अपन बात करें तो यहाँ पे -10 आ रहा है इस प्रकार से। फिर जैसे ही इसका मापांक अपन लगाएंगे तो इधर क्या है अपने पास 5 आ गया, 15 में से 10 गया 5, इससे बड़ा यहाँ पे क्या है Z1 माइनस Z2 लेस देन यहाँ पे 15 और 10 25 इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या है आसानी से अपन बता पाएंगे कि इसका अधिकतम मान तो 25 होगा और न्यूनतम मान क्या है 5 होगा। आसानी से अपन इसका आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर आगे अपन नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी अपन बात करें तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो अपने पास किस प्रकार से दे रखा है। इस क्वेश्चन की अपन बात करें सेकंड नंबर के क्वेश्चन की, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या है Z-4/Z का मापांक का मान 2 अपन को दे रखा है। तो Z का अधिकतम मान बताना है अपन को कि Z का अधिकतम मान मतलब Z के मापांक का अधिकतम मान अपन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है Z-4/Z, ये क्या है Z-4/Z, इसका मान अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है इसका मान 2 अपन को दे रखा है, ऐसे अपने पास निकल के आ रहा है। अब पूछ क्या रहा है Z के मापांक का मान अपन को बताना है, Z के मापांक का मान अपन को बताना है, इसका अधिकतम मान अपन को बताना है। तो जैसे ही इसको अपन ओपन करेंगे, इसको अपन ओपन करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, यहाँ पे वो ही है कि Z-4/Z इसका मापांक अपन कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है लेस देन एंड इक्वल Z का मापांक प्लस 4/Z का मापांक, ये अपने पास बन जाएगा। इससे छोटा ही यहाँ पे अपने पास देखने को मिल रहा होगा इसका मान Z-4/Z का मापांक जो है वो, इनको जैसे ही अपन अलग अलग अपन कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है Z का मापांक यानी कि पहले वाले का मापांक और इसका मापांक अपन अलग ले लेंगे। अब अपन को पता है इसका मान तो क्या है 2 अपन को दे रखा है, 2 अपन को दे रखा है, और ये Z का मापांक प्लस 4/Z का मापांक, ऐसा हो गया। अब जैसे ही क्या है ये यहाँ पे पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अपन क्या कर रहे होंगे Z के मापांक का गुणा अपन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 × Z का मापांक लेस देन इक्वल, यहाँ पे क्या है Z के मापांक का स्क्वायर प्लस 4, ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे ही अपन करेंगे तो इसको अपन उधर लेके जा रहे होंगे, इसको अपन इधर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या है ये Z है, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, इसको अपन उधर लेके जा सकते हैं। तो इधर तो 0 बच जाएगा और इधर क्या है Z के मापांक का स्क्वायर -2 × Z का मापांक प्लस 4 इस प्रकार से।
अब अपने पास एक इक्वेशन बन गई, जेड का मापांक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड का मापांक प्लस 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 4। और ये क्या है, ये बड़ा है किससे, 0 से। अब असमीका के अंदर अपन ने पढ़ा है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, ऐसा कुछ द्विघात समीकरण अपने पास बन गया। तो असमीका को सोल्व करते हैं तो अपन क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु अपन निकाल रहे होते हैं, नंबर लाइन पे अपन दर्शाते हैं, असमीका का जो साइन है वो अपन देखते हैं, उसके आधार पे क्या है अपन उसका यहाँ पे आंसर अपन लिख रहे होते हैं। तो जैसे ही अपने पास क्या है, इसको अपन यहाँ पे पहले तो अपन क्रांतिक बिंदु की बात कर रहे होंगे, तो क्रांतिक बिंदु z बराबर अपने पास क्या है, माइनस का b, यानी कि माइनस के b की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक माइनस का है, तो ये क्या है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, फिर प्लस माइनस रूट, ये क्या है बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा अपने पास निकल के आ जाएगा। और अपॉन 2 यहाँ पे ये क्या है, जेड के अपने पास अलग अलग मान निकल के आ जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से तो क्या है कि रूट में 16 4 20, जैसे ही अपन इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये क्या है, अपने यहाँ पे जेड का मापांक है, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है, ना कि जेड माइनस 4 अपॉन जेड का मापांक। अपने यहाँ पे क्या है, गलत कर दिया, यहाँ पे क्या है, जेड माइनस 4 अपॉन जेड, इसका मान तो अपन को दे रखा है 2, और जेड का मापांक है, जेड का मापांक है, तब अपने पास क्या है, जेड के मापांक का अधिकतम मान अपन को पूछ रहा है कि इसके मापांक का अधिकतम मान क्या होगा। लेकिन अपन तो क्या है यहाँ पे जेड माइनस 4 अपॉन जेड को सोल्व करते हुए इसका अधिकतम मान यहाँ पे अपन सोल्व करने लग गए। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन अपने पास क्या है, नहीं बन रही होती है। तो जैसे ही अपन क्या है, ओनली जेड के मापांक की अपन बात करते हैं, ये अपन को चाहिए, तो जैसे ही क्या है जेड का मापांक है, इसको अपन को इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि ये क्या है, जेड माइनस 4 अपॉन जेड अपन को दे रखा है, ये क्या है, जेड माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जेड। जैसे ही अपन ऐसा कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है, ये वापस जेड का मापांक बन जाएगा। अब इसको क्या है, अपन अलग अलग यहाँ पे लिखेंगे। अब जेड का मैक्सिमम मान अपन को चाहिए, जेड का मैक्सिमम मान, तो यहाँ पे अपन क्या है, इसको अलग अलग ओपन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो अपन को दे ही रखा है, जेड माइनस 4 अपॉन जेड तो अपन को दे ही रखा है। तो ये क्या है, जेड माइनस 4 अपॉन जेड इसका मापांक प्लस यहाँ पे क्या है 4 अपॉन जेड का मापांक, इस प्रकार से। अब यहाँ पे अपन अपने पास क्या है, ये जेड का मापांक लेस देन, इसका मान क्या है 2 अपन को दे रखा है, प्लस यहाँ पे 4 अपॉन जेड का मापांक। अब जैसे ही यहाँ पे क्या है, जेड के मापांक को अपन इधर गुणा करेंगे तो ये क्या है, जेड के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल 2 इंटू जेड का मापांक प्लस 4। अब क्या है, अपन इसको इधर लेके आएंगे तो ये जेड का मापांक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड का मापांक और माइनस 4, और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, ये असमीका बन गई, इसको अपन जैसे ही सोल्व अपन कर रहे होंगे तो क्या है, जेड का मापांक का दो अलग अलग मान अपन को देखने को मिल रहा होगा।
माइनस का बी यानी कि प्लस का 2, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4, फिर -4ac। ए का मान 1 है, सी का मान -4 है, -4ac अपन करेंगे तो -1 पहले से है और ये एक और आ जाएगा, तो ये क्या है प्लस का 16/2 इंटू ए, इस प्रकार से हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे क्या है 16 4 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को अपन क्या लिखेंगे 5 चौका 20, 4 पंजू 20, और 4 से अपन रूट रूट हटाएंगे 4 का तो 2 आ जाएगा। तो 2 इधर 2 इधर 2 नीचे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस माइनस, यहाँ पे जैसे ही अपन क्या है 5/1, इस प्रकार से अपने पास क्या है z का मापांक अपन को देखने को मिल गया। अब यहाँ से अपन आसानी से देख सकते हैं कि z का मैक्सिमम मान, z का मैक्सिमम मान अपने पास क्या आएगा जब ये दोनों प्लस में हो रही होगी, यानी कि 1 प्लस रूट 5। ऐसा अपने पास क्या है z का मैक्सिमम मान अपन को देखने को मिल जाएगा जब इस क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। अब क्या है ऐसा ही अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपन बना लेते हैं कि z प्लस 1/z, इसका मापांक अपन को दे रखा है a, तब z का मापांक का मैक्सिमम मान और z के मापांक का मिनिमम मान हमेशा अपन को इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि जैसे ही अपने पास क्या है z का z प्लस 1/z का मापांक है वो a के बराबर दे दिया जाता है, और फिर पूछता है कि z का मापांक बताओ, तो z का मापांक का मैक्सिमम मान, तो z के मापांक का मैक्सिमम मान क्या होगा z मापांक मैक्सिमम a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2, और मिनिमम की अपन बात करेंगे तो ये a है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा होगा इसको अपन बात करें तो ये क्या है अपने पास z प्लस 1/z, इसका मान अपन को दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं अपन इसका यूज आगे करेंगे जब अपन क्वेश्चन को सोल्व अपन करेंगे। पूछ किसका रहा अपन को z के मापांक का मान पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, तो z का मापांक है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं z प्लस 1/z माइनस 1/z। क्यों लिखा अपन ने ऐसा ही, क्यों लिखा ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि z प्लस 1/z अपन करते हैं तो अपने पास क्या है ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है इसका मान 1 है, फिर -1/z अपन आगे कर लेंगे। अब अपन को पता है कि इसको जैसे ही अपन ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का अलग अपन करेंगे, तो इसका लेस देन अपन करेंगे। ये क्या है हमेशा क्या है, इसको अपन नीचे कर लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है z का मापांक, ये ही हो गया z का मापांक हमेशा क्या है लेस देन होगा किससे, अलग अलग मापांक करेंगे अपन z प्लस 1/z का मापांक प्लस यहाँ पे 1/z का मापांक से, फिर यहाँ पे क्या है ग्रेटर इक्वल होगा यहाँ पे z प्लस 1/z का मापांक, फिर -1/z का मापांक, फिर इसका मापांक, ऐसा अपन कर रहे होंगे। अब क्या है अपन को अपने पास यहाँ पे जैसे ही अपन z के मापांक की अपन बात करेंगे तो ये लेस देन होगा। अब z प्लस 1/z, इसका मान तो a अपन को दे ही रखा है, a अपन को दे ही रखा है a प्लस यहाँ पे ये 1/z का मापांक, ऐसा हो गया। तो एक क्या है एक है समीका तो अपने पास ये बन गई यहाँ से, इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे और दूसरी समीका अपने पास इस प्रकार से मिल रही होगी कि यहाँ पे z प्लस 1/z है, इसका मापांक का मान क्या है a है, a है a माइनस 1/z का मापांक, और फिर इसका मापांक। दूसरी यहाँ पे समीका इस प्रकार से बन जाएगी। तो जैसे ही अपन इन दोनों को अलग अलग अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास ये ही यहाँ पे मान जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अपन बात करें कि अपने पास क्या है z प्लस 1/z का मापांक, इसका मान अपन को 2 दे रखा है, तब अपन को बताना है कि z के मापांक का मैक्सिमम एंड z के मापांक का मिनिमम क्या होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अपन लगाएंगे तो अपने पास क्या है z का मैक्सिमम मान है वो अपन को पता है यहाँ पे a प्लस यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस 4 अपने 2, ऐसा अपन को देखने को मिलेगा। तो अपन डायरेक्ट लगा लेंगे a का मान क्या है
ए, ये ए है, ए का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस रूट, जैसे ही 2 का रूट अपन कर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है 4 प्लस 4 अपॉन 2, और जैसे ही यहाँ पे क्या है 4 4 8 हो जाएगा, और 8 अपने पास क्या है 4 दूनी 8 होगा, 4 को जैसे ही रूट अपन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, और यहाँ पे 2 2 वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस रूट बन जाएगा। और जैसे ही अपन जेड मिनिमम की अपन बात करेंगे तो अपने पास क्या है माइनस का ए प्लस यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2। अब यहाँ पे माइनस का 2 प्लस वही क्या है यहाँ पे 4 4 8, 8 को अपन 2√2 ऐसा अपन लिखेंगे, और 2, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1 प्लस रूट 2, ये क्या है मिनिमम मान आ जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट अपन क्या है जब समिश्र संख्या का मापांक अपन को दे दिया जाता है और आगे अपने पास क्वेश्चन में फिर से मापांक लगा के उसमें कुछ जोड़ के घटा के अपने पास क्या है वैल्यू उसकी पूछ रहा होता है कि इसका मान मैक्सिमम बताइए या फिर मिनिमम, तो अपन किस प्रकार से कैसे क्या कुछ अपन करते हैं, ऐसा अपन ने अच्छे से यहाँ पे 8 प्रकार के अलग अलग टाइप के अपन ने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, इनके आधार पे अपन ने अच्छे से समझा है कि कैसे अपन इन असमीकाओं वाले जो क्वेश्चन है इनको अपन हल करते हैं जब अपन मापांक की अपन बात करते हैं समिश्र संख्या की। अब अपन आएंगे यहाँ पे समिश्र संख्या की जो ज्यामिति है अपने पास देखने को मिलती है कि जब अपन समिश्र संख्या की ज्यामिति की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसे अपने पास अलग अलग प्रकार से रूल्स देखने को मिलते हैं, कैसे क्या कुछ अपन नियम यहाँ पे लगाते हैं। तो जैसे ही अपन वेक्टर की बात करते हैं सदिश की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे अपने पास जो अलजेब्रिक रूल निकल के आते हैं या फिर जियोमेट्रिक रूल अपन सदिश के ऊपर वेक्टर के ऊपर लगा रहे होते हैं, वो ही सेम रूल एज इट इज अपन क्या है समिश्र संख्या के ऊपर भी अपन यहाँ पे लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो फॉलो करते हैं। कैसे? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि समिश्र संख्या जेड की अपन बात करते हैं तो अपन इस प्रकार से देखते हैं कि x प्लस आयोटा वाई ऐसा अपन लिखते हैं, और ये x प्लस आयोटा वाई ये कोई ना कोई कर्मित युग्म के रूप में भी यहाँ पे अपन लिखते हैं। अब x कोमा वाई ये बिंदु ही होगा अपने आप में, ये कहीं ना कहीं क्या है कहीं ना कहीं अपने पास जो कार्तीय निर्देशांक है उसके अंदर ही अपन को देखने को मिल रहा होता है। ये क्या बिंदु, ये समतल है, इसी पे अपन को देखने को मिलेगा। और वहां पे अपन जब वेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या है कोई बिंदु अपने पास कर्मित युग्म के रूप में ही अपन को देखने को मिलता है, और वो भी क्या है कार्तीय समतल अपन को देता है, उसी के ऊपर अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो रूल अपन वहां पे वेक्टर के अंदर लगाते हैं वही सेम एज इट इज रूल है यहाँ पे समिश्र संख्या के अंदर भी अपन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि समिश्र संख्या की अपन बात करते हैं तो उसको भी अपन क्या है एक पर्टिकुलर कर्मित युग्म वाला जो बिंदु है उसके आधार पे अपन डिनोट कर रहे होते हैं। क्योंकि z बराबर x प्लस आयोटा की अपन बात आयोटा y की अपन बात करते हैं तो लास्ट में आके अपन x कोमा वाई ऐसे भी अपन यहाँ पे इसको दर्शाते हैं। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। तो जब अपन समिश्र संख्या की ज्यामिति की बात करते हैं तो क्या कुछ अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि प्रत्येक समिश्र संख्या को समतल का एक बिंदु तथा उस बिंदु के स्थिति सदिश यानी कि दिष्ट रेखाखंड के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यानी कि जब अपन समिश्र संख्या की बात करते हैं तो समिश्र संख्या को एक पर्टिकुलर बिंदु के रूप में समतल पे अपन दर्शाते हैं, और जब दो अलग अलग बिंदुओं की अपन बात करते हैं तो एक रेखाखंड बनती है, तो वो रेखाखंड है वो भी क्या है उसी समतल पे अपन को देखने को मिलती है। इस प्रकार से अपने पास क्या है समिश्र संख्या के बीजगणित में सदिश बीजगणित एवं ज्यामिति के जो उपयुक्त परिणाम अपन को देखने को मिलते हैं वही सेम एज इट इज क्या है प्रयोग में यहाँ पे होते हैं देखने को मिलते हैं। तो कुछ अलग अलग प्रकार के अपने पास कुछ बीजगणितीय रूल्स है सदिश ज्यामिति की, वो अपन यहाँ पे क्या है समिश्र संख्या के अंदर भी यहाँ पे देखते हैं। तो कैसे अलग अलग अपन को देखने को मिलते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट अपने पास किस प्रकार से निकल के आता है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम की अपन बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के परिणाम अपन को देखने को मिलते हैं।
वो परिणाम कैसे अपने को देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स अपने पास निकल के आ रहे होते हैं जब अपन सम्मिश्र संख्या को ज्यामितीय निरूपण के आधार पे अपन देखते हैं। तो पहला पॉइंट अपने पास कैसे निकल के आएगा, यदि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं जो क्रमशः P तथा Q बिंदुओं को निरूपित करती है, यानी कि ये क्या है, ये एक Z1 है, ये एक Z1 है, और ये यहाँ पे क्या है, ये एक Z2 कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या है जो कि ये P है और ये Q है। इस प्रकार से इन दो बिंदुओं को यहाँ पे क्या है, निरूपित कर रही है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो Z1 और Z2 जो पॉइंट अपन को देखने को मिले हैं P और Q के रूप में, तो जैसे ही अपन P से Q के बीच की दूरी की अपन बात करते हैं, यानी कि P से Q की दूरी की अपन बात करते हैं, यानी कि पी क्यू बराबर अपन बात करते हैं, P से Q की दूरी की अपन कैसे पी क्यू से अपन लिख रहे होंगे। तो जैसे ही ये दूरी की अपन बात करेंगे तो ये दूरी हमेशा कैसे अपने पास निकल के आएगी, यहाँ पे Z2 माइनस Z1 का मापांक ये अपन कर लेंगे और अपने पास क्या है, P से Q तक की दूरी अपने पास निकल के आ जाएगी। यानी कि जब कोई सम्मिश्र संख्या Z1 और दूसरी सम्मिश्र संख्या Z2 अपन को दे रखी होती है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के बिंदुओं की जो दोनों पॉइंट्स है इनके बीच की जो दूरी अपने पास निकल के आएगी, इस दूरी की अपन बात करें तो वो दूरी हमेशा Z2 माइनस Z1 के मापांक के बराबर अपने पास निकल के आएगी। अब अपन देखते हैं कि Z1 बराबर क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, इस प्रकार से ये कोई संख्या है, और Z2 बराबर क्या है यहाँ पे 5 प्लस आयोटा, ऐसा। तो अपन क्या है, Z1 और Z2 के बीच की जो दूरी है जिसको अपन बता रहे हैं PQ, वो अपने पास किस प्रकार से निकल के आएगी, यहाँ पे कि Z2 माइनस Z1 अपन करेंगे और उसका मापांक अपन कर देंगे। तो Z2 अपने पास क्या है 5 प्लस 4 आयोटा, इस प्रकार से 5 प्लस 1 आयोटा, फिर Z1 क्या है माइनस का 2 माइनस 3 आयोटा, ऐसा अपन करेंगे। 5 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 3, और आयोटा माइनस 3 आयोटा ये क्या है माइनस का 2 आयोटा। अब इसकी अपन दूरी की बात करेंगे तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 क्या है √13। इस प्रकार से अपन दूरी अपन निकाल लेंगे आसानी से। तब जब दो सम्मिश्र संख्याएं अलग अलग अपन को बिंदु के रूप में दे रखी होती है, तो वहाँ पे अपन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की अपन बात करें तो ऐसे Z2 माइनस Z1 का मापांक अपन कर लेंगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि Z2 माइनस Z1 ही करे, अपन Z1 माइनस Z2 भी कर सकते हैं, क्योंकि मापांक अपन लगा रहे हैं। तो अब मापांक के अंदर अपने पास क्या है, अगर माइनस अंदर आ भी जाता है तो वापस क्या है वो प्लस अपन बना लेते हैं, प्लस बन जाता है ऑटोमेटिक मापांक के अंदर। मापांक हमेशा धनात्मक राशि ही यहाँ पे अपन को देता है। नेक्स्ट बिंदु की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु अपने पास किस प्रकार से निकल के आता है, यदि रेखाखंड PQ को आर जेड एम अनुपात M2 में विभाजित करता है, यानी कि अपने पास ये रेखा अपन को दे रखी है इस प्रकार से, जिसका एक बिंदु क्या है P है और दूसरा बिंदु क्या है Q है। अगर ये कोई बिंदु है यहाँ पे, ये है R कोमा जेड। अब यहाँ पे ये क्या है P कोमा कोई Z1 है, और ये Q है कोई Z2 बिंदु है। जैसे ही यहाँ पे क्या है, इसको ये R ये बिंदु है यहाँ पे RZ, ये M1 और M2 के अनुपात में यहाँ पे विभाजित कर रहा है, M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जो ये वाला बिंदु है, अगर इसके निर्देशांक की अपन बात करें, यानी कि RZ की अपन बात करें, तो ये अपने पास कैसे निकल के आएगा, जब अपन वेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं M1 को इससे गुणा करते हैं, M2 को इससे गुणा करते हैं, विपरीत अपन गुणा करते हैं, और फिर M1 प्लस M2 का भाग अपन लगाते हैं। तो वो ही सेम एज इट इज चीज़ें अपन यहाँ पे कर रहे होंगे, क्योंकि पहले अपन ने देखा है अभी जस्ट कि जो वेक्टर के अंदर रूल अपन लगा रहे होते हैं, वही सेम रूल अपन को यहाँ पे सम्मिश्र संख्या के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो R कोमा जेड इसकी अपन बात करें तो ये कैसे निकल आ जाएगा,
m1 इंटू यहाँ पे क्या है m1 इंटू क्यू ऑफ z2 की अपन बात करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे m2 इंटू यहाँ पे p ऑफ z1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा अपन करके यहाँ पे r कोमा जेड है इसका मान आसानी से अपन निकाल लेंगे। ऐसे अपने पास चीज़ें निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई तीन समिश्र संख्याएं अपन को दे रखी है और वो तीन समिश्र संख्याएं क्या है, एक त्रिभुज अपन को दे रखा है ए बी सी, उसके जो ए बी सी जो शीर्ष है उसको निरूपित कर रहे हैं ये Z1 Z2। यानी कि क्या है, कोई त्रिभुज है अपने पास इस प्रकार से, कोई त्रिभुज अपन को दे रखा है इस प्रकार से, ये क्या है ए बिंदु है इसका, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे इनको ये क्या है, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ये जो शीर्ष है त्रिभुज के शीर्ष है, इसके निर्देशांक यहाँ पे दे रखे हैं समिश्र संख्या के रूप में। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जो तीन अलग अलग कोण बन जाते हैं, तो अपन इस कोण की अपन बात करें यानी कि कोण ए की अपन बात करें, कोण ए की अपन बात करें तो अपन कैसे इसका कोण अपन निकालते हैं। कोण ए की अपन बात करें यानी कि जो एस ए बी भुजा है ए सी भुजा है, इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण की अपन बात करें, यानी कि जब अपन कोण ए की अपन बात करते हैं तो ये कोण कैसे अपने पास निकल के आएगा यहाँ पे। अब समिश्र संख्या की अपन बात करते हैं तो समिश्र संख्या के अंदर अपने पास क्या है, आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, कोणांक की अपन बात करते हैं। कोणांक अपन कैसे निकालते हैं वो अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अपने पास इस प्रकार से ये एक कोई रेखाखंड बनेगी, ये कोई दूसरी रेखाखंड बन रही होगी इस प्रकार से, और जब इन दोनों रेखाखंड के बीच के कोण की अपन बात करें तो वो अपने पास कैसे निकल के आ रहा होता है, उसके ऊपर अपन बात करें वो अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, ए बी ए सी ये दोनों रेखाखंड अपन निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये जो रेखाखंड है और ये रेखाखंड है ये आपस में जो कोणांक बनाती है उनका अपन क्या है, अंतर अपन लेते हैं, अंतर अपन लेते हैं। यानी कि कोण ए की अपन बात करें तो ए कोण कहाँ बन रहा है, ए बी और ए सी भुजा है, इन दोनों के बीच में अपने पास बन रहा है, ए बी और ए सी भुजा है। अब यहाँ पे क्या है, अपन इस प्रकार से देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ए सी माइनस आर्ग्यूमेंट ए बी ये अपन निकालेंगे। और जैसे ही अपन आर्ग्यूमेंट एस सी माइनस ए बी की अपन बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट एस सी अपने पास, अब ए सी क्या है, ए कोई बिंदु अपन को दे रखा है, सी कोई बिंदु है, तो जैसे ही अपन ए सी की अपन बात कर रहे होंगे तो अपन इसको कैसे निकाल रहे होंगे, Z2 माइनस Z1 ऐसे अपन निकाल रहे होंगे कि जो अंतिम बिंदु में से इसको अपन माइनस कर लेंगे और उसका मापांक अपन लगा देंगे। इस प्रकार से अपने पास क्या है, जो आर्ग्यूमेंट एस सी है वो अपने पास बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एस सी माइनस आर्ग्यूमेंट ए बी इसकी अपन बात करते हैं, और ये क्या है, कोण ए को यहाँ पे बता रहा है, तो कोण ए की अपन बात करें, अब आर्ग्यूमेंट है ये, अब ए सी क्या है, ए सी ये Z1 है ये Z3 है, तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1, इस प्रकार से ये क्या है, आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 ये अपने पास देखने को मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z3 जब इनके, और यहाँ पे क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ए बी की अपन बात करें तो ए क्या है, Z1 है, बी क्या है, Z2 है, तो यहाँ पे क्या है, Z2 माइनस Z1। अब अपन को पता है कि आर्ग्यूमेंट वाले जो रूल है वो लॉग वाले रूल की तरह अपन देखते हैं। तो यहाँ पे कोण ए क्या है, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट कोणांक है माइनस आर्ग्यूमेंट दूसरा कोणांक है, तो इसको अपन लॉग के आधार पे अपन लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। तो इस प्रकार से क्या है,
कोणांक अपने पास ए बी और ए सी के बीच का जो कोण अपन निकालेंगे वो अपने पास आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, यानी कि ए बी और ए सी के बीच के कोण की अपन बात करें, यानी कि कोण ए की अपन बात करें, तो ये कैसे हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऊपर तो क्या आएगा Z3 माइनस Z1, यानी कि AC से जो आर्ग्यूमेंट बना रहा है वो AC रेखाखंड है, वो जो कोणांक बना रहा होगा वो आएगा। फिर नीचे अपने बात बात करें तो जो AB रेखाखंड है उसका कोणांक आएगा, वो क्या है Z2 माइनस Z1 इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये कोणांक अपन को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जब त्रिभुज अपन को दे दिया जाता है और उसके शीर्ष अपन को दे दिए जाते हैं सम्मिश्र संख्या के रूप में, फिर कोई एक कोण अपन को निकालना होता है, तो उस कोण को अपन देखते हैं कि वो कौन सी भुजा के बीच में बन रहा है। ये कौन सी भुजा के बीच में बन रहा है, ए कोण AC और AB के बीच में बन रहा है। तो अपन क्या कर रहे होंगे, जो AC के लिए अपन आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 बनेगा। फिर अपन आर्ग्यूमेंट ए बी की बात कर रहे होंगे, उसको अपन इसमें से घटाएंगे, यानी कि जो ए बी का जो ए सी का जो कोणांक बनेगा उसमें से ए बी का कोणांक है उसको अपन घटा देंगे। अब मान लो कि ये पॉइंट इस प्रकार से है, ये त्रिभुज इस प्रकार से बन गया। ये अपन ले रहे हैं, अब एक बिंदु तो क्या है यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। तो ये त्रिभुज अपने पास इस प्रकार से बन गया, मान लो कि ये। अब अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे कोणांक की अपन बात करें तो एक्स अक्ष से ये कितना यहाँ पे घूम रहा है, फिर इसकी अपन बात करें तो ये अपने पास घूम रहा होगा। फिर अपने पास चाहिए क्या अपन को, तो ये कोण चाहिए, ये कोण। तो ये कब आएगा, जब यहाँ से पूरा है इसमें से इसको अपन माइनस कर देंगे। तो यही तो कर रहे हैं कि यहाँ पे AC को माइनस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा बना उसमें से अपन इसको माइनस कर रहे हैं इस प्रकार से। तो अपने पास कोण ए अपने पास निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, अपन जब त्रिभुज की अपन बात करेंगे, कोई त्रिभुज अपन को दे रखा है और दो भुजाओं के बीच का कोण की बात कर रहा है, तो वो कोण अपन ऐसे आर्ग्यूमेंट के आधार पे अपन निकाल लेंगे। अब इसी के आधार पे क्या है, अपन कोई तीन बिंदु अपन को दे रखे हैं सम्मिश्र संख्या के रूप में, वो समरेख होंगे, यानी कि एक ही रेखा के ऊपर होंगे। तो इसके आधार इसको अपन कैसे अपन दर्शा सकते हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट अपने पास आया है Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये क्या है, कोणांक ए का मान आया है, कोण ए का मान आया है। तो जब कभी भी सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 Z3 समरेख होंगी, तो वो कब होगी, यदि और केवल यदि कोई भी कोण अपने पास निकल के आएगा, इनका कोई भी अपने कोण की बात करेंगे, अगर वो कोण है वो 0 आ जाता है, तो वो सम्मिश्र संख्या क्या है, समरेख होंगी, एक ही रेखा में होंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसी के आधार पे अपन बता देंगे कि सम्मिश्र संख्या ये है Z1 Z2 Z3 समरेख होंगी। कब होंगी, यदि और केवल यदि अपने पास आर्ग्यूमेंट, यदि और केवल यदि आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इसका मान क्या है, अपने पास 0 निकल के आ जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक ही समरेखा के अंदर अपन को देखने को मिल रही होंगी। अब यहाँ पे क्या है, इसके आधार पे एक और पॉइंट अपने पास निकल के आ जाएगा। वो क्या निकल के आ रहा होगा, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। जब अपन आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट Z अपन निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट Z 0 आ रहा है। Z 0 कब आएगा, ये कोणांक है, आर्ग्यूमेंट की अपन बात करते हैं तो कोणांक है। कोणांक क्या होता है कि जब सम्मिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है, तो उसको अपन मूल बिंदु से मिलाते हैं, और मूल बिंदु के मिलाने के बाद में जो रेखाखंड आएगी, वो रेखाखंड धनात्मक अक्ष से कितना कोण बना रही है। अब यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट है Z का, वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 0 कब कब आ सकता है, जब अपने पास ये सम्मिश्र संख्या Z है, वो क्या है, इस अक्ष पर ही कहीं अपन को देखने को मिलेगी। यानी कि हो सकता है यहाँ हो, कैसे भी। तो यहाँ इस अक्ष के ऊपर अपन को देखने को मिल जाती है ये Z। तो अपन बता देंगे कि Z धनात्मक अक्ष से क्या कोण बनाएगा, 0 कोण बनाएगा।
तभी तो ये कोणांक है। ये क्या है? ये कोणांक है। ये क्या है? कोणांक है। आर्ग्यूमेंट को अपन क्या बोलते हैं? कोणांक है। ये जीरो कब आएगा? जब ये धनात्मक अक्ष के ऊपर होगा। अब इसके ऊपर होगा, इसका मतलब क्या है? यह हमेशा वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास वास्तविक संख्या ही देखने को मिल रही होती है। जो काल्पनिक संख्या है वो तो वाई अक्ष के ऊपर अपन को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है? वास्तविक संख्या इसी के ऊपर ये जेड अपन को देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? कोणांक जीरो होगा। कोणांक जीरो होगा, इसके ऊपर होगी, तो मतलब ये जो जेड है वो क्या है? वास्तविक होगी। ऐसा अपन देखते हैं। और यहाँ पे अपने पास क्या है? यदि समरेख है, यदि समरेख है तो एक पॉइंट और निकल के आ जाएगा। यदि Z1 Z2 व Z3 समरेख है, यानी कि एक ही रेखा में है, समरेख है, तब तब यहाँ पे जो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 ये क्या है? Z तब हमेशा वास्तविक होगी, हमेशा वास्तविक होगी, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट इसका मान अपन जीरो बता रहे हैं, जीरो कब आएगा? जब ये अक्ष के ऊपर होगी। ये वाली जो संख्या है अक्ष के ऊपर होगी, तो इसका मतलब क्या है? वो हमेशा रियल होगी। ऐसे अपने पास 3 पॉइंट निकल के आ जाएंगे इस एक ही ट्रायंगल के ऊपर। कैसे? जब एक कोण की अपन बात करेंगे तो वो ऐसे अपन निकाल लेंगे, और समरेख की अपन बात करेंगे तो वो अपन जीरो कर देंगे। और जैसे ही अपन जीरो कर देंगे तो जो अंदर वाला है ये हमेशा वास्तविक वैल्यू अपने पास दे रहा होगा। फिर अपन देखते हैं घूर्णन प्रमेय। घूर्णन प्रमेय क्या होती है? अब अपन जब कार्तीय निर्देशांक की अपन बात करते हैं, कार्तीय निर्देशांक की अपन बात करते हैं, तो इस प्रकार से क्या है अपने पास देखने को मिल रहा होगा। कार्तीय निर्देशांक की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? ये जीरो है इस प्रकार से, और ये अक्ष है। अब अपने पास कोई 3 बिंदु दे रखे हैं। ये क्या है? यहाँ पे एक बिंदु ये अपन को दे रखा है, और एक बिंदु ये अपन को दे रखा है, एक बिंदु ये अपन को दे रखा है। 3 बिंदु अपन को दे रखे हैं। ये बिंदु क्या है? यहाँ पे Z1, सॉरी Z1 है, ये Z2 है, और ये Z3 है। इस प्रकार से 3 बिंदु है। तो जैसे ही अपन क्या है, अब इसको अपन P बोल रहे हैं, इसको अपन Q बोल रहे हैं, और इसको अपन R बोल रहे हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही अपन P को Q से मिलाते हैं तो अपने पास क्या है? ये PQ बन जाएगी, PQ रेखाखंड बन जाएगी। और जैसे ही अपन इसको यहाँ पे R से अपन मिलाते हैं तो ये क्या है? ये PR रेखाखंड अपने पास निकल के आ जाएगा। अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही अपन इसको यहाँ पे मूल बिंदु पे ले आते हैं और इसको अपन इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या है? पी क्यू की अपन बात करते हैं तो अब P अपने पास क्या है? Z1 है। ये क्या है? ये Z1 है। तो पी क्यू की अपन बात करेंगे तो पी क्यू अपने पास कैसे निकल के आ जाएगा? पी क्यू की अपन बात करेंगे तो पी Z1 है, क्यू Z2 है। तो पी क्यू रेखाखंड क्या होगा? Z2 माइनस Z1, ऐसा अपन को देखने को मिलेगा। और जैसे ही अपन पी आर की अपन बात करते हैं, पी आर की अपन बात करते हैं, तो ये अपने पास क्या है? Z3 माइनस Z1, ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा। अब इसके कोणांक की अपन बात करते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट पी क्यू की अपन बात करते हैं, तो ये क्या है? आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z1, ये अपने पास। अब जैसे ही अपन पी क्यू के कोणांक की अपन बात करेंगे तो ये धनात्मक अक्ष है, इससे कितना कोण बना रहा है? तो इससे कोण बनाइए या फिर इससे कोण बनाइए, यानी कि ये थीटा अपन ने मान लिया, तो ये क्या है? थीटा है। ये कोणांक है, और इसको अपन ने मान लिया थीटा, कोणांक अपन ने मान लिया। अब जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं आगे पी आर की, तो इसका आर्ग्यूमेंट अपन निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट पी आर। ये अपन कैसे निकाल रहे होंगे? आर्ग्यूमेंट यहाँ पे Z3 माइनस
Z1, जिसको अपन ने मान लिया फाई। अब यहाँ पे ये कौन है, पी आर, ये रेखाखंड बना यहाँ से यहाँ तक। तो इसका कोणांक की अपन बात करें तो वो धनात्मक अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो धनात्मक अक्ष ये हो गई, मतलब ये क्या है, ये अपन ने फाई मान लिया। अब अपन बात कर रहे हैं घूर्णन प्रमेय की। घूर्णन प्रमेय का मतलब है कि अपने पास जो ये रेखा है, इसको अपने यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो किस प्रकार से अपने पास घूर्णन हुआ है वो अपन देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट, इसको अपन ने अल्फा कोण बता रखा है। तो इस कोण का मान अपन निकाल रहे हैं, इस कोण का मान, यानी कि ये कोण और ये कोण यहाँ पे बराबर ही होगा। अब ये कोण अपन निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रेखाखंड बना, फिर ये रेखाखंड बना, तो ये कितना यहाँ पे घूर्णन किया, इसका घूर्णन कोण अपन निकालना चाह रहे हैं। मतलब ये कोण अपन निकालना चाह रहे हैं, तो ये कोण तो इसी के बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा। तो ये क्या है, ये एक त्रिभुज बन गया, और इस प्रकार से ये इसका बाहरी कोण बन गया। तो अपन यहाँ पे आसानी से अपन देख सकते हैं, क्योंकि अपन जैसे ही थीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस थीटा की अपन बात करते हैं, तो अपने पास ये क्या है, ये फाई के बराबर आएगा। अब यहाँ से अपन को चाहिए क्या, अल्फा अपन को चाहिए, तो अल्फा बराबर क्या है, फाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब जैसे ही अपन इसकी बात करेंगे अल्फा की, तो ये फाई क्या है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 है। और यहाँ पे क्या है, थीटा की अपन बात करें तो माइनस ये थीटा है, आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z1। फिर से अगर अपन इनकी बात करें, फिर से अगर इनको अपन वापस से क्या है, वापस से इनको अपन क्या है, लॉग वाली प्रॉपर्टी के आधार पे अपन लिखें, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या है, ये घूर्णन कोण आ गया। ये अपने पास क्या है, घूर्णन, घूर्णन कोण अपन को प्राप्त हो गया। तो जब कभी भी कोई तीन समिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है और उनको अपन मूल बिंदु के सापेक्ष अपन देखते हैं कि उनके रेखाखंड है, उनके बीच में कोण अल्फा जो बन रहा होगा वो कैसे बनेगा, वो इस प्रकार से अपन को देखने को मिलेगा। और जस्ट पहले अपन ने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पर भी अपन ने इसी प्रकार से, यहाँ पर भी क्या है, इसी प्रकार से अपन ने समझा है, दोनों चीज़ें एक ही है। जब घूर्णन प्रमेय की बात करेगा, यानी कि कितनी ये रेखाखंड कोण यहाँ पे आगे चल रही है, कितना घुमाव इसके अंदर देखने को मिल रहा है कोण के रूप में, तो अपन ऐसे यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। फिर आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यदि सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 Z3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो, तो उसके केंद्रक का मान अपन निकालेंगे कि केंद्रक क्या होगा। यानी कि कोई त्रिभुज है अपने पास इस प्रकार से, और इसका Z1 Z2 Z3 इसके शीर्ष शीर्ष अपन को दे रखे हैं, तब इसका केंद्रक अपन निकालेंगे। केंद्रक क्या होता है, यहाँ पे केंद्र की अपन बात करें तो सामने वाली भुजा को जब अपन समद्विभाजित करते हैं, तो जो आपस में ये काटती है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अपन चले इस प्रकार से, जैसे ही अपन इनको समद्विभाजित करते हैं, तो अपने पास जो बिंदु यहाँ पे प्राप्त होता है उसको अपन केंद्रक अपन बोल रहे होते हैं। तो केंद्र की अपन बात करें तो केंद्रक अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे केंद्र की अपन बात करें तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस प्रकार से अपन करेंगे, और उसमें 3 का भाग अपन लगाएंगे, तो अपने पास क्या है, त्रिभुज का केंद्रक अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो जब कभी भी सम्मिश्र संख्या के रूप में अपने पास त्रिभुज के शीर्ष दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि इसका केंद्रक क्या होगा, तो वो केंद्रक इस प्रकार से अपन आसानी से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। यदि सम्मिश्र संख्या है Z1 Z2 Z3 Z4 किसी समांतर चतुर्भुज के क्या है, क्रमवार शीर्ष है। यानी कि कोई समांतर चतुर्भुज अपन को दे रखा है इस प्रकार से, समांतर चतुर्भुज की अपन बात करें इस प्रकार से, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज अपन को दे रखा है। अच्छे से बना लेते हैं।
ये एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है और इसके क्रमवार शीर्ष Z1, Z2, Z3 और Z4 ये अपन को दे रखे हैं। तब अपन बताएंगे कि समिश्र ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे कब होंगे? यदि और केवल यदि अपने पास क्या है? Z2 प्लस Z4 बराबर Z1 प्लस Z3 ऐसा अपने पास मिल जाता है। यानी कि यदि समिश्र संख्याएं दे रखी है 4, वो किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमवार शीर्ष होंगे। कब होंगे? यहाँ पे क्या है? क्रमवार शीर्ष होंगे। क्रमवार शीर्ष यानी कि अगर यहाँ से Z1 चले तो नेक्स्ट Z2 आ जाएगा, उसके बाद में Z3, उसके बाद में Z4। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बना रहा होगा। कब बना रहा होगा? यदि Z2 प्लस Z4 बराबर Z1 प्लस Z3 ऐसा अपन को देखने को मिल जाता है तब। अब ऐसा कैसे निकल के आ रहा होगा? अपन को पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो अपन जानते हैं समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है। क्या होती है? कि जब उसके विकर्ण की अपन बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की अपन बात करते हैं, तो उनके विकर्ण है वो आपस में क्या है? जहां समद्विबाहु विभाजित करते हैं वो बिंदु क्या है? यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु आ जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? विकर्ण है। ये समद्विबाहु विभाजित करता है और ये विकर्ण समद्विबाहु विभाजित करता है। तो हमेशा क्या है? यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु अपने पास देखने को मिलता है। तो ये क्या है? 1:1 में विभाजित कर रहा है और ये भी 1:1 में विभाजित कर रहा है। ये तो अपन ने देखा है कि कोई दो बिंदु अपन को दे रखा है और फिर यहाँ पे बीच वाले बिंदु की अपन बात करें तो वो कैसे अपन निकालते हैं? जब M1 M2 अनुपात में अगर वो विभाजित करते हैं किसी रेखाखंड को, तो अपन ने देखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1:1 में और ये भी 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से इस बिंदु की अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है? Z1 प्लस Z3। ये Z1 है, ये Z3 है। 1 को Z3 से गुणा करेंगे, इस 1 को Z1 से गुणा करेंगे अपॉन 1 प्लस 1 नीचे आएगा, यानी कि M1 प्लस M2 आता है नीचे 1 प्लस 1, क्योंकि 1:1 में विभाजित कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा। और ऐसा ही अपन इस वाले विकर्ण पे अपन लगा देंगे वही रूल कि ये भी क्या है? समद्विभाजित करता है, मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है और उभयनिष्ठ बिंदु अपन को देखने को मिलता है। यानी कि जो बिंदु इस वाले रेखाखंड से अपन को मिलेगा वही इस वाले विकर्ण से अपन को देखने को मिलेगा, मतलब दोनों बराबर है। तो इस वाले से क्या है? Z2 प्लस Z4/2। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4 ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा। तो जब कभी भी 4 सम्मिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है और फिर बताया जाता है कि ये क्रमवार किसी चतुर्भुज के शीर्ष है, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि ये वाले जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर जाती है। यानी कि जो विपरीत पॉइंट है इनका योग अपन करेंगे तो दूसरे वाले जो विपरीत पॉइंट है उनके योग के बराबर यहाँ पे आ जाना चाहिए। इस प्रकार से अपने पास ये पॉइंट देखने को मिलता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है यानी कि ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा आपस में बराबर है। ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। समबाहु त्रिभुज है तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे कब? यदि और केवल यदि अपने पास ये वाली प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। कौन सी? कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर बराबर आ जाता है किसके? Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। एक तो क्या है? ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है कि जब सभी जो
सम्मिश्र संख्या है उनका स्क्वायर अपन करते हैं और फिर उनका योग अपन कर देते हैं, तो वो इक्वल आ जाना चाहिए किसके, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। अगर ऐसा अपन को मिल जाता है तो अपन क्या बताएंगे कि जो ये Z1 Z2 Z3 जिस त्रिभुज के शीर्ष अपन को दे रखे थे वो त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि सभी भुजाएं उसकी बराबर होगी। इसको अपन ऐसे ना लिख के अपन ऐसा भी बता सकते हैं कि 1/Z1 माइनस Z2, 1/Z1, 1/Z माइनस 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 बराबर अपने पास इसका मान, इसका मान क्या आएगा, इसको अपन इसी चीज़ को अपन एक और प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या आएगा, आगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर फिर से इसको अपन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, यदि सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 Z3 एक त्रिभुज के शीर्ष हो तो इसका क्षेत्रफल की अपन बात करें, तो इसका क्षेत्रफल की अपन बात करें तो अपने पास क्षेत्रफल किस प्रकार से निकल के आ रहा होता है, क्षेत्रफल की अपन बात करें तो आयोटा अपॉन 4, फिर एक सारणिक अपन बनाएंगे और अपन क्या लेंगे Z1, फिर Z1 का बार 1, फिर Z2, फिर Z2 का बार 1, फिर Z3, फिर Z3 का बार 1। इस प्रकार से अपने पास एक सारणिक बन जाएगी और उसको आयोटा अपॉन 4 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता है तो अपन क्या बताएंगे कि वो तीनों बिंदु है वो समरेखीय है, तभी तो अपने पास क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 देखने को मिलेगा। अतः यहाँ से एक पॉइंट अपने पास निकल के आएगा। तीन अतः यदि अतः यदि क्षेत्रफल अपने पास 0 हो जाता है, ये अतः यदि अपने पास क्षेत्रफल 0 हो जाता है इसका मतलब इसका सारणी का मान 0 हो जाता है, तो अपने पास बिंदु क्या है, समरेखी होंगे। अतः यदि z प्लस ये सॉरी Z1 और Z1 का बार 1, ये क्या है Z2 का बार 1, ये Z3 के बार और 1, इस प्रकार से इस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो यदि इसका मान 0 हो जाता है तब तब तीनों बिंदु समरेखी होंगे, तब तीनों बिंदु समरेखीय होंगे, मतलब एक ही रेखा के अंदर अपन को तीनों बिंदु है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग अपने पास जब अपन सम्मिश्र संख्या के ज्यामितीय निरूपण की अपन बात करते हैं तो कुछ अलग अलग पॉइंट्स, कुछ अलग अलग रिजल्ट्स अपने पास निकल के आते हैं, उनके ऊपर अपन ने अच्छे से यहाँ पे देखा है। टोटल 8 प्रकार के रिजल्ट्स की अपन ने बात की है। अब इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, या फिर इनके आधार पे अपने पास सम्मिश्र संख्या का मान दे के पूछ लिया जाता है। अब जैसे 3 सम्मिश्र संख्या अपन को दे दी जाएगी और फिर यहाँ पे पूछेगा कि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, या फिर अलग समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो अपन डायरेक्ट ये वाला जो रूल है ये लगा के अपन देखेंगे। तो अपन पास अगर ऐसा मिल जाता है तो अपन बोल देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पे बना रहे हैं। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो ऐसे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। अलग अलग प्रकार के कुछ बिंदु अपने पास निकल के आते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स की अपन बात करते हैं जब अपन सम्मिश्र संख्या के ज्यामिति की अपन बात करते हैं। और कुछ आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा है, पहले तो अपन ने देखा है कि जब सम्मिश्र संख्या का मापांक अपन कर लेते हैं उसके बाद अपने पास इनइक्वलिटी यानी कि असमीका निकल के आ जाती है। असमीका के रूप में अपने पास चीज़ें दे रखी होती है
और फिर असमीका के रूप में अपने पास सम्मिश्र संख्या का मान पूछता है अलग अलग प्रकार से। तो कैसे क्या कुछ क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अच्छे से आज के क्लास के अंदर अपन ने देखा है। उसके बाद में अपन ने देखा कि जब अपन सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं तो उसके ज्यामितीय निरूपण की अपन बात करते हैं, जियोमेट्रिकल फॉर्मेट की अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स अपन को देखने को मिलते हैं। वो सेम रिजल्ट अपन यहाँ पे जब वेक्टर की बात करते हैं, सदिश की अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे भी अपन देख रहे होते हैं। तो वो ही सेम चीज़ें हैं एज इट इज़ यहाँ सम्मिश्र संख्या के अंदर भी अपन को देखने को मिलती है जब अपन ज्यामिति की बात करते हैं। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर आज के क्लास के अंदर अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अभी अपन नेक्स्ट मिलते हैं आगे की क्लास के अंदर। इसके आगे जो अदर और टॉपिक्स अपने पास निकल के आ रहे होंगे उनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।